आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक आभूषणों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। और ये सिर्फ गहने नहीं है, बल्कि संस्कृति, पहचान और कला का एक एक पूरा खजाना है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद इन आभूषणों की दुनिया में सिर से पांव तक का सफर करना है। हम न सिर्फ ये जानेंगे कि कौन सा गहना कहाँ पहना जाता है, बल्कि उसकी बनावट और उसके पीछे का जो महत्व है उसे भी समझेंगे। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हर आभूषण के पीछे कोई कहानी या कोई मान्यता छिपी होती है। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का प्रतीक हैं। कुछ नाम तो इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें याद रखना भी अपने आप में एक कला है, जिस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सिर से करते हैं। यहाँ बालों को सजाने के कई अनोखे तरीके हैं, जैसे मांग मोती, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। ठीक है। जैसा नाम से ही जाहिर है, बालों के बीच की मांग में मोतियों को पिरोकर पहना जाता था। फिर है पटिया, जो एक तरह की पट्टी होती है जिसे माथे पर बांधा जाता है, कुछ कुछ पगड़ी की तरह। बिल्कुल। और इस पटिया का एक खास इस्तेमाल भी था। अच्छा। इसमें मोर पंख या दूसरे खूबसूरत पक्षियों के पंख खोसे जाते थे। इसी तरह बालों के जूड़े, जिसे खोपा कहते हैं, उसमें बेनी फूल या जंगली फूल लगाए जाते थे। तो ये धातु के होते थे या असली फूलों के? दोनों तरह के। ये धातु के भी बने हो सकते थे और कभी-कभी असली फूलों का भी इस्तेमाल होता था। एक और दिलचस्प नाम मैंने पढ़ा, सिंगी। हाँ, सिंगी। ये जानवर के सींग जैसी आकृति का होता है। और एक है खोंचनी या ककई। खोंचनी, हाँ। जो असल में बालों को संभालने के लिए इस्तेमाल होने वाली कंघी ही है, जिसे क्लिप की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आभूषण रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। खोचनी को आप आज के क्लचर का पारंपरिक रूप समझ सकती हैं। अच्छा। और सिंगी लकड़ी, धातु या कभी-कभी असली सींग से भी बनाई जाती थी। और माथे पर टिकलिया बिंदिया तो हैं ही। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। ओके। कान और नाक। हाँ, कान और नाक। यहाँ कुछ नाम इतने मिलते जुलते हैं कि अक्सर उलझन पैदा करते हैं। हमारे स्रोत एक बहुत ही आम उलझन के बारे में बताते हैं, खिनवा और खेनवा। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर एक कान का है और दूसरा नाक का। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी स्रोतों में बताया गया है। बताइए। जब हम खे की आवाज करते हैं, अच्छा, तो नाक से निकलती है। हाँ सही बात है। इसलिए खेनवा नाक का आभूषण है। वाह। और जो बचा खिनवा, वो कान में पहना जाता है। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो फिर कान और नाक के दूसरे मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं? कान के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है। ढार, लुरकी, तरकी, तितरी, कर्णफूल और झुमका जैसे कई नाम हैं। वहीं नाक में नथनी, फुल्ली, बलाक और लवंग फूल पहने जाते हैं। यहाँ एक और उलझाने वाला जोड़ा है, जैसा मुझे याद आ रहा है। कौन सा? लवंग फूल नाक में और सिर्फ लवंग कान में। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। और तितरी कान में पहनी जाती है, जबकि इससे मिलता जुलता नाम तिलरी गले का आभूषण है। हाँ, इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तिलरी मतलब 3 लड़ियों वाला हार। अच्छा, अब गले पर आते हैं। गले के आभूषण शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले होते हैं। यहाँ भी बहुत विविधता है। हाँ, गले में पहने जाने वाले आभूषण संपन्नता और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे पुतरी या बंधा, जो सिक्कों से बनी माला होती है। सिक्कों से? जी, पुराने चांदी के सिक्कों से। तो जितने ज्यादा सिक्के, उतनी ज्यादा समृद्धि मानी जाती थी। स्रोतों में सुता या सुतिया का भी जिक्र है, जो एक मोटी ठोस बनावट वाली हंसली जैसा होता है। हाँ। और एक खास आभूषण सुर्रा है, जिसे प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई भी पहनती हैं। सुर्रा की खासियत यह है कि ये अंदर से लाख का बना होता है। लाख का? हाँ, जिस पर सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती है। इसलिए देखने में तो बहुत भारी लगता है, पर असल में वजन में हल्का होता है। कमाल है। इसके अलावा दुलरी यानी 2 लड़ियों वाली माला, और जैसा मैंने बताया तिलरी यानी 3 लड़ियों वाली माला भी पहनी जाती हैं। और आस्था के प्रतीक के तौर पर ढोलकी, जो ढोलक के आकार का होता है, और ताबीज भी गले में पहने जाते हैं। अब गले से नीचे उतरकर हाथों की बात करते हैं। यहाँ भी हर हिस्से के लिए अलग अलग गहने हैं। बिल्कुल। बाहें या भुजा में नागमोरी पहना जाता है, जिसकी बनावट नाम से ही पता चल रहा है, सांप जैसी होती है। हाँ, एकदम लिपटे हुए सांप की तरह। इसके अलावा पहुंची, बहुटा और केयूर भी वहां के ही आभूषण है। और कलाई पर आए तो यहाँ पटा या पट्टा है, जो चौड़ी पट्टी जैसा होता है। इसके बारे में एक बहुत विशिष्ट जानकारी दी गई है। जी,
एक स्रोत में बताया गया है कि पारंपरिक रूप से पटा विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता था। इसके अलावा ऐंठी, कखनी और चूड़ी तो आम है ही। और उंगलियों में? उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी को छत्तीसगढ़ी में मुंदरी कहते हैं। मुंदरे। चलिए अब शरीर के निचले हिस्से मतलब कमर और पैरों के आभूषणों को देखते हैं। कमर में करधन या करधनी पहनी जाती है, जो एक चौड़ा बहुत कलात्मक बेल्ट होता है और ज्यादातर चांदी का बनता है। एक और दिलचस्प आभूषण कौड़ी की बनी कमर पट्टी है। कौड़ी, इसका क्या महत्व था? कौड़ी का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल मुद्रा मतलब करेंसी की तरह होता था। अच्छा, तो ये एक तरह से दौलत दिखाने का भी तरीका था। बिल्कुल। और पैरों में? यहाँ भी काफी विविधता दिखती है। पैरों में पायल के कई रूप हैं, जैसे सांठी, लच्छा और पैरी। एक खास आभूषण है तोड़ा। तोड़ा? हाँ, ये बहुत मोटा और वजनदार होता है और इसे भी संपन्नता का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। और पैर की उंगलियों में? पैर की उंगलियों में बिछिया पहनी जाती है, जो विवाहित होने का प्रतीक है। हाँ, ये तो बहुत आम है। इसके अलावा चुटकी और कोथरी भी पहने जाते हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं खास तौर पर चुटकी पहनती हैं। अच्छा, ये किसी खास जनजाति से जुड़ा है? जी, और ऐसी मान्यता भी है कि इसे पहनने से पैर में मोच नहीं आती। ये तो दिलचस्प है। अब धातु के गहनों के अलावा एक और चीज है जिसे आभूषण का ही दर्जा दिया गया है, और वो है गोदना। बिल्कुल, गोदना यानी टैटू बनवाना सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि जनजातीय समाज में पहचान का एक अभिन्न अंग है। गोंड जनजाति में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर की हर चीज यही रह जाती है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। सिर्फ गोदना ही आत्मा के साथ दूसरे लोक में जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, इसीलिए इसे एक स्थायी और पवित्र आभूषण माना जाता है। तो इसे बनाता कौन था? पारंपरिक रूप से ओझा जनजाति के लोग गोदना गोदने का काम करते हैं। ये उनकी विशेषज्ञता होती थी। तो ये था छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषणों की दुनिया का एक सफर, सिर से लेकर पांव तक। हर गहने का अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी एक कहानी है। ये सिर्फ सजावट की वस्तुएं नहीं हैं। ये वैवाहिक स्थिति, समृद्धि, समुदाय और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विश्वासों के जीवन प्रतीक हैं, जो आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जिंदा हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, आज के दौर में जब फैशन इतनी तेजी से बदलता है, इन पारंपरिक आभूषणों में पीढ़ियों का इतिहास और पहचान कैसे संरक्षित है? और क्या आज के डिजाइनर इन पारंपरिक रूपों से प्रेरणा ले सकते हैं बिना उनके सांस्कृतिक अर्थ को खोए?